तो वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सफ़र और सेहत। नमस्कार दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो पिछले कई सालों से या पिछले कई वर्षों से काफ़ी चर्चा में आ चुका है, या यूँ कहें कि फ़िटनेस इंडस्ट्री में खासकर ये काफ़ी चर्चा में आ चुका है, जिसको हम प्रोटीन बोलते हैं। अब क्योंकि नाम है तो कोई मीनिंग भी होगा, इसका कोई अर्थ भी होगा। तो प्रोटीन जो है वो एक ग्रीक वर्ड से आता है जिसका मतलब है प्रोटियोस। अब प्रोटियोस का अर्थ होता है हेड या प्रिंसिपल। हिंदी में कहें तो जो हमारे सारे मैक्रोज होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये प्रोटीन जिनको बोलते हैं, तो हमारे इन मैक्रोज में जो हेड मैक्रो है वो है हमारा प्रोटीन, मुख्य मैक्रो, उसको हम बोलेंगे प्रोटीन। अब इसको मेन एलिमेंट क्यों कहा गया है, इसके पीछे भी एक वजह है। जैसे कि प्रोटीन जो हमारे भोजन या बॉडी के डेवलपमेंट, शरीर के निर्माण के लिए एक मेन कंपोनेंट है, इसलिए इसको इतना मेन माना गया है। और ये हमारे 3 तरह के प्रोटीन होते हैं। एक होता है कंप्लीट प्रोटीन, जो कि आमतौर पर देखा जाए तो एक मांसाहारी भोजन, नॉन वेजिटेरियन खाने में ज़्यादातर मिलता है। दूसरा है पार्टली कंप्लीट प्रोटीन, जो कि हम बोलें कुछ शाकाहारी भोजनों में मिल जाता है, हमें वनस्पतियों में मिल जाता है। और कुछ होते हैं हमारे इनकम्प्लीट प्रोटीन, जो कि हमें कुछ कॉम्बिनेशन बनाने पड़ते हैं जिससे कि हमें जाकर के बाद में एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स मिल पाता है। तो ये हमारे 3 तरह के प्रोटीन होते हैं। और इसी में प्रोटीन के अंदर ही एक सब हेड होता है, एक और टॉपिक है, विषय है, जिसको हम बोलेंगे अमीनो एसिड। अब ये अमीनो एसिड क्या है? क्योंकि प्रोटीन की जो बायो अवेलेबिलिटी जो होती है, जो फूड के अंदर, जो हमारे खाने के अंदर जो भी कुछ हम खाते हैं उसके अंदर जो बायो अवेलेबिलिटी है प्रोटीन की, तो उसको मेजर जो करते हैं वो कहते हैं हमारा अमीनो एसिड होता है। और ये अमीनो एसिड आमतौर पर 20 तरह के लगभग होते हैं, जिसमें से कुछ अमीनो एसिड का निर्माण शरीर खुद ही कर लेता है, और जिन अमीनो एसिड का निर्माण शरीर नहीं कर पाता उनकी पूर्ति जो है अन्य खाद्य पदार्थों से करनी पड़ती है। और अन्य खाद्य पदार्थों से पूरे किए जाने वाले अमीनो एसिड्स को हम एसेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं, क्योंकि हम वो बाहर से पूरा करते हैं, हमारा शरीर उनको नहीं बनाता है। लगभग 9 तरह के एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, जो कि हम जिनकी पूर्ति हम बाहर से करते हैं। जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं इनके नाम हैं आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, थियो थेरियोनिन, मिथ्योनिन, वैलिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलानिन और हिस्टडीन। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी आवश्यकता हमें कम होती है, जिसमें कि एक है आर्जिनिन है, सिस्टीन है, टायरोसिन। ऐसे हिस्टडीन जो होता है वो बच्चे के, शिशु के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब जैसे कुछ अनाज होते हैं जिनमें लाइसिन बहुत कम होता है, और कुछ दालें ऐसी होती हैं जिसमें मिथ्योनिन बहुत कम होता है। ट्रिप्टोफैन और थियोरिनिन भी जो हमारे वेजिटेबल्स होते हैं, जो हमारे वनस्पति होते हैं, इनमें भी ये कम पाए जाते हैं। पर क्योंकि अलग दूसरे कॉम्बिनेशन से या दूसरे खनिज पदार्थ से अगर इनको मिला दिया जाए तो एक ये कंप्लीट प्रोटीन बना सकते हैं। अब प्रोटीन की जो पोषकता होती है, जो न्यूट्रिशन होता है, वो इस बात पर निर्भर करती है कि उस प्रोटीन में प्राप्त होने वाला अमीनो एसिड जो है वो शरीर में पाचन तथा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो है उसकी रेट क्या है। अब जैसे कि हम कोई रॉ फूड खाएं, माने कि दाल अगर खाते हैं या कोई ग्रेन खाते हैं, या फिर कहते हैं हम कोई भी वैसे ही नॉर्मल एग वगैरह खाते हैं, तो उसमें प्रोटीन कम होता है। पर वही एग या हमारा बॉयल किया हुआ हो तो उसमें प्रोटीन ज़्यादा होगा, या दाल हमारी बॉयल की हुई हो, तो उबली हुई हो, तो उसमें प्रोटीन ज़्यादा होगा, या जो हमारी उस दाल का अगर स्प्राउट बना लें तो उसमें प्रोटीन ज़्यादा होगा। बात करते हैं बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन, मतलब प्रोटीन की बायोलॉजिकल वैल्यू कैसे पता चलती है। तो
जो नाइट्रोजन होता है, जो हमारे खाने, जब हम कोई खाना खाते हैं मानिए, और हमने वो हमारा खाना पच गया, तो वो पचने के बाद जो हमारा नाइट्रोजन जितना हमारा गेन हुआ उस पचे हुए खाने से, उसकी परसेंटेज पे डिपेंड करता है कि हमारा बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन क्या है। अब ये नाइट्रोजन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो हमारा प्रोटीन का फॉर्मूला है उसमें कहते हैं हमारा नाइट्रोजन मिक्स होता है। बात कर लेते हैं प्रोटीन के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की, मतलब कि उसका पाचन और अवशोषण। अब क्योंकि प्रोटीन का डाइजेशन जो है वो तो पेट में ही होता है, तो जो कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे पेट से निकलती है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे इनएक्टिव पेप्सिनोजन को एक्टिव पेप्सिन में बनाती है। और ये एक्टिव पेप्सिन जो होते हैं, ये हमारे जो प्रोटीन है इसको डाइजेस्ट करता है। फिर यही खाने के द्वारा प्राप्त हमारा जो कंप्लीट प्रोटीन है, यही डाइजेस्ट होकर पचकर अमीनो एसिड के दो जो वेरिएशन में बढ़ जाता है, जिसको हम डाईपेप्टाइड बोलते हैं, डाईपेप्टाइड्स, इसमें जो है डाइवर्ट हो जाता है और आंतों द्वारा हमारा इसका एब्जॉर्प्शन होता है और हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। प्रोटीन के डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, इनमें कुछ चीज़ें जैसे कुछ हार्मोन भी होते हैं, वो भी हमारा हेल्प करते हैं कुछ, और कुछ विटामिन्स भी होते हैं, जैसे कि विटामिन B6 जो है वो भी हमारा मदद करता है प्रोटीन के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में। बात करते हैं प्रोटीन की इम्पोर्टेंस के बारे में, कि मुख्य कार्य क्या है इसके, क्यों इतना शरीर के लिए हमारे लिए ज़रूरतमंद है ये प्रोटीन। तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है जो मैंने आपको पहले भी बताई, कि हमारे बॉडी के विकास, डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए ये बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारे जो हड्डियाँ होती हैं, जो हमारी जो स्किन होती है, फिर हमारे नाखून, नेल्स होते हैं, हमारे बाल हो गए, ब्लड सेल्स हो गए, और हमारे ब्लड सीरम हो गया, इसको बनाने के लिए भी प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है। फिर बात करते हैं जो हमारे सेल्स होते हैं और ब्लड फ्लूइड जो होता है, उस वो कहते हैं वो भी, वो हमारे प्रोटीन से ही बना होता है। जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे वो कोई जानवर हो, पक्षी हो, इंसान है, तो उनके अंदर जितने भी सेल्स और ब्लड फ्लूइड हैं, वो सब प्रोटीन से ही बने होते हैं। एक और पॉइंट है इसमें कि हमारे मसल्स को, हमारी मांसपेशियों को और टिश्यूज़ को जो है बनाने के लिए प्रोटीन का बहुत ज़रूरी है। कुछ पाचक रस होते हैं, एंजाइम्स जिनको बोलते हैं, और कुछ रोग प्रतिरोधक तत्व होते हैं, एंटीबॉडीज़, उनका निर्माण भी जो है वो प्रोटीन द्वारा ही होता है। अब प्रोटीन शरीर में आसक्तिकृत होकर शक्ति भी देता है। प्रोटीन कभी कभार ऑक्सीजन की तरह भी काम करता है, हमारे मसल्स के लिए ऑक्सीजन ही है ये, और जो है हमारे शरीर को ताकत देता है, स्ट्रेंथ देता है। फिर जैसे कि एंडोक्राइन ग्लैंड का बनाना, और उसी एंडोक्राइन ग्लैंड से जो रहते हैं हार्मोन सेक्रेट होते हैं, उसको बनाने के लिए हेल्प करना मैमल्स के लिए। अब ये जो है इसका डीएनए जो है ना, जो हम सुनते हैं कि डीएनए है, तो डीएनए भी जो होता है बॉडी का, वो भी प्रोटीन का ही बना होता है। अगला पॉइंट है जैसे कि अ, हमारे जो मानसिक गतिविधियाँ होती हैं, तो इनके अंदर परिवर्तन होना या फिर इनकी वृद्धि विकास होना, तो उसके लिए मस्तिष्क स्वयं जो है ना एक मेडिसिन, एक औषधि का निर्माण कर लेता है, और इसे हम पेप्टाइड बोलते हैं। और ये पेप्टाइड जो होता है, ये प्रोटीन का ही बना होता है। इंसुलिन का, थायरॉक्सिन का, एड्रेनलिन का आदि हार्मोन एवं अन्य एंजाइम्स का निर्माण भी प्रोटीन के द्वारा ही होता है। हमारी बॉडी के लिए एनर्जी प्रोडक्शन जो होती है, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, और जो कहते हैं एसिड बनता है, अल्कलाई बनता है, उनके अंदर बीच में जो है एक बैलेंस बना के रखना भी प्रोटीन का काम होता है। अब शरीर में प्रोटीन का कभी कभार जो है एक इमरजेंसी यूज़, आपातकालीन उपयोग भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि जब शरीर को अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ये कुछ अमीनो एसिड को जो है ग्लूकोज, ग्लाइकोजनिन और फैट में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये एक इमरजेंसी यूज़ है प्रोटीन का। और दूसरा, जब लीवर की सहायता से अमीनो एसिड का निर्माण भी होता रहता है,
तो यह निर्माण अमीनो एसिड की टूट फूट, जिसको हम कैटाबॉलिज्म बोलते हैं, उसके कारण होता है। अब समझते हैं कि प्रोटीन की आखिर डेली रिक्वायरमेंट है क्या। अब क्योंकि एक इंसान दूसरे इंसान से अलग है, एक इंसान का शरीर दूसरे इंसान के शरीर से अलग है, तो हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी एक दूसरे से अलग होती है। मतलब कि हमारा डेली रूटीन क्या है, हमारा एक्टिविटी लेवल क्या है, पूरे दिन बैठे रहते हैं या थोड़ा बहुत काम करते हैं, या कुछ ज़्यादा काम करते हैं या बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर भी हमारा प्रोटीन का जो है इनटेक, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, हमारी ज़रूरत है, वो डिपेंड करती है। आमतौर पे देखा जाए तो 1 से 1.25 ग्राम प्रोटीन या 1.5 ग्राम प्रोटीन आदमी जो है अपने पर किलो बॉडी ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से लेता है। आम तौर पर एक व्यक्ति जो मानिए पूरे दिन बैठा रहता है या फिर थोड़ा बहुत काम करते भी हैं, जिसका वज़न हम एक फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि 60 किलो का वज़न है, तो उसको जो है 60 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी। या फिर अगर एक रेंज देखें उसकी, तो जो है लगभग 60 ग्राम से 75 ग्राम के आसपास उसको अपने प्रोटीन की पूरे दिन की रिक्वायरमेंट होगी। प्रोटीन के साथ साथ ही हमारे दो महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट मैक्रो और होते हैं बॉडी में, शरीर में हमारे, जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट और फैट्स। अब क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और फैट्स में तो ज़्यादातर कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, जो अब खुद ही अपने आप को बर्न करके शरीर को ऊर्जा, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। वो जो है अपने आप को आपकी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड या फिर यूँ कहें कि पसीने के फॉर्म में या यूरिन के फॉर्म में बॉडी से निकल जाते हैं। बट प्रोटीन के लिए ऐसा कुछ अप्लाई नहीं होता है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा एक चीज़ और होती है, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन जो है वो क्योंकि यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है और जो है किडनी के थ्रू बॉडी से निकलता है, तो बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन लेने से ना तो हमारी किडनी पे बहुत असर पड़ता है। इसी वजह से लोग कहते हैं थे कि अगर प्रोटीन हमने बहुत खा लिया तो हमारी किडनी फेलियर हो गई। तो इसीलिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूरिया बन गया, फिर किडनी फेलियर हो जाता है। ये वजह है जो हमारा किडनी फेलियर होता है। अगर हमारी किडनी बहुत हेल्दी है, एक शक्तिशाली गुर्दा है हमारा, तो उसमें जो है फिर हमारा ब्लड यूरिया जो होता है, या फिर नाइट्रोजन, या फिर क्रिएटिनिन जिसको बोलते हैं, वो उस उन इन तीनों चीज़ों का लेवल जो है काफ़ी कंट्रोल में रहता है। अब डायबिटीज़ होती है या फिर हाई बीपी होता है, तो इससे जो है ये आपकी किडनी को ये वीक करते हैं, ये चीज़ें, बीमारी। और इन्हीं सारे प्रोटीन्स में से अगर हम एक लीन प्रोटीन खाते हैं, जिनमें कि हमारा प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा हो और फैट कंटेंट कम हो, तो वो जैसे जैसे कि हमारा फैट जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, या फिर हमारी फलियां हो गई, सोयाबीन हो गए, तो ये जो है हमारे एक मसल को मेंटेन रखते हैं। चाहे हमारी उम्र बढ़ भी रही हो, पर उसमें बढ़ती उम्र में भी हमारी जो है मांसपेशियां मेंटेन रहेंगी, वो उसी स्थिति में रहने की रखेंगे। अब बात कर लेते हैं कि अगर हमारा प्रोटीन लेवल कम हो जाता है तो उस केस में क्या होगा या क्या बीमारियां हो सकती हैं। तो जैसे कि हमें वेट लॉस हो सकता है, हमारा वज़न कम होना, या फिर हमें जलन, इन्फ्लेमेशन होना, ट्यूबरक्लोसिस का भी एक प्रोसेस हो सकता है इसमें, ब्लड लॉस होना, और कहते हैं चिड़चिड़ापन आना। एक होता है, एक तरह का एक कुपोषण होता है, क्वाशियोरकर बोलते हैं, जो यहाँ पे नहीं पर बाहर के कुछ देशों में पाया जाता है। वो हो जाता है प्रोटीन की कमी से। लीवर बढ़ जाता है कभी कभार लोगों का। फिर इम्यूनिटी का कम होना, रोग प्रतिरोधक क्षमता आप समझते हैं कई बार, तो वो हमारी कम हो जाती है। बाल जो है हमारे डैमेज होने लगते हैं, रूखे होने लगते हैं। फिर डायरिया हो जाता है कई लोगों को। कई लोगों के जो है प्रोटीन की वजह से स्किन टोन में प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसकी वजह से फेस जो है हमारा, जो चेहरा है वो डल लगने लगता है, और स्किन भी जो है वो ड्राई हो जाती है। फिर क्योंकि प्रोटीन कम हो रहा है तो वो कैल्शियम पे भी इम्पैक्ट डालता है, और कैल्शियम के इम्पैक्ट से क्या होगा, फिर हमारा जो है दांतों की जो लाइफ है ना, दांतों का जो स्ट्रॉन्गनेस है वो कम होती है। वाइटामिन का लॉस बहुत हो जाता है। अब क्योंकि प्रोटीन हमारे मांसपेशियों के लिए बहुत ज़रूरी है,
तो मसल बढ़ने में प्रोटीन जो है वो मदद करता है। पर यहाँ पे अगर हम प्रोटीन कम लेंगे तो मसल बढ़ने के लिए एक आपदा, एक कहते हैं ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करेगा मसल बढ़ने के लिए। और फिर हमारी क्योंकि हम प्रोटीन कम खा रहे हैं तो हमारी एपेटाइट भी कम रहेगी, क्योंकि मसल लॉस है और शरीर से कुछ निकल रहा है, तो हमारी एपेटाइट जो है धीरे धीरे कम हो जाती है इससे भी। अब प्रोटीन के सोर्सेज क्या हैं, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हम खाएं जिससे हमें एक अच्छा एक प्रोटीन मिल सकें। तो उसमें वेज जो वेजिटेरियन होते हैं, शाकाहारी होते हैं, उनके लिए कुछ ऑप्शंस हैं। कुछ नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, उनके लिए कुछ ऑप्शंस हैं। तो जैसे कि हम बात कर लें कि वेजिटेरियंस के लिए सोयाबीन है, ड्राई फ्रूट और नट्स में एक कुछ अमाउंट का प्रोटीन होता है। लीन प्रोटीन तो नहीं होगा, मतलब फैट भी एक गुड फैट भी होता है, बट उसमें प्रोटीन होता है कुछ कम मात्रा में ही। फिर हमारे जो है दालें होती हैं, उनमें प्रोटीन हो गया, अनाज हो गए। फिर हमारे कुछ सीड्स होते हैं जो हमारे फ्रूट्स वगैरह हम खाते रहते हैं, फ्लैक्स सीड हो गया, चिया सीड हो गया, सनफ्लावर सीड हो गया। तो इस तरह के कई सीड्स से बीज होते हैं, उनके अंदर भी प्रोटीन होता है। फिर कुछ फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इनमें प्रोटीन होता है। अगर हमारी दालों को या फिर अनाजों को स्प्राउट कर लें, वो एक बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स है वेजिटेरियंस के लिए। फिर नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो मीट हो गया, फ़िश या फिर एग हो गया। और डेयरी प्रोडक्ट में बात करें तो मिल्क, जो कि एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, जिसमें कि ज़्यादातर अगर हम केसीन प्रोटीन भी बहुत अच्छा मिल जाता है हमें। तो ये हमारा एक अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। प्रोटीन को लेकर के दो महत्वपूर्ण सूचनाएं, इंफॉर्मेशंस भी हैं। जैसे कि हमारे जो अनाज होते हैं, बीज होते हैं, या फिर ड्राई फ्रूट होते हैं, और फ्रूट्स होते हैं, फल हो गए, या फिर हमारी सब्जियां हो गई। इसमें जो इनके इनर लेयर होता है उसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है। और दूसरा, जो मीट, एग और फिश होते हैं, अगर हम इनको बॉयल फॉर्म में खाएंगे, एक बॉयल करके खाएंगे, जैसे बॉयल एग हो गया, या बॉयल्ड मीट, चिकन वगैरह हो गया, बॉयल फिश हो गया, तो इनके बॉयल फॉर्म में प्रोटीन ज़्यादा मिलता है, ना कि इनके कुक्ड फॉर्म में जिसको हम पकाते हैं या फिर एक ग्रेवी वाला कुछ बना लेते हैं, और तो उसमें प्रोटीन कम होता है। बॉयल फॉर्म में ज़्यादा मिलेगा हमें प्रोटीन। तो ये हमारी दो इन्फॉर्मेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है।